दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर बेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 60वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 6 फरवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। आपको दिया क्या है, आपको दी हुई है त्रिज्या मतलब r और ऊंचाई मतलब h। आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, आयतन। तो जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। उत्तर हमारा पाई के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब मुझे पाई की वैल्यू पेस्ट करनी है। अब देख लीजिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर कितना दिया हुआ है, 11 और 21, मतलब ये 11 है 2 बार और साथ में 21, 7 तरीक 21, 21 त्याई 63 गुणे 11, एक बार 11 का गुणा करेंगे 3, 6 3 9 और ये 6। अब इसमें 11 का गुणा तो 3, 9 3 12, 9 6 15, 15 और 1 16 और 6 और 1 7, 7623। यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 66 था, 21 नहीं था, 22 था। ठीक है, 22 क्या ही 66 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अब अगर मैं 66 में 11 का 11 छके 66, 11 छके 66 और 6 72, फिर 11 का गुणा 11 छके 66, 11 दूनी 22 6 28, 11 सते 77 और 2 79, 7986 आपका उत्तर है। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है आयतन, त्रिज्या और ऊंचाई सीधे सीधे दी गई है, व्यास तक नहीं दिया गया है, और पाई की वैल्यू 22/7 आपको लेनी ही है। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आयत का परिमाप आपको निकालना है। देखिए, जब कभी भी इस तरह का रेशियो देता है तो इसको हम मान लेते हैं 3x और इसको हम मान लेते हैं 2x। अब आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। और आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए ये कितना है, लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 2x, बराबर कितना दिया हुआ है 50। मैं काटूंगा 3 से तो ये 50, 2 से काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी √25, मतलब कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप कितनी है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, मतलब 2 गुणे 3x धन 2x, 3x 2x 5x, मतलब 2 गुणे 5x मतलब 10x, और x की वैल्यू कितनी है 5, मतलब 10 गुणे 5, उत्तर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल में कुछ भी नहीं है। जब कभी भी रेशियो की बात की जाए, एक्चुअल वैल्यू भी दी गई हो, तो रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मानना है, क्योंकि जो रेशियो है वो वास्तविक मान तो हो नहीं सकता, तो हमें कोई ना कोई इकाई लेनी है, और वो इकाई हमने क्या ले ली है, एक्स। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, परिमाप आपको निकालनी है। एक्स की वैल्यू आपको क्षेत्रफल से मिल जाएगी, परिमाप आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। बात करते हैं अगले सवाल की। एक वस्तु पर 20% की छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हो सकता है। देखिए, 20% की छूट और 25% की छूट, 20 की छूट के बाद मामला कितने का हो जाएगा 80 का, 25 की छूट के बाद मामला कितने का हो जाएगा 75 का। ठीक है, मैं पहले आपको दोनों तरीकों से बताता हूं। देखिए, 80% ऑफ एक्स बराबर 75% ऑफ वाई, तो x इज टू वाई बराबर कितना हो जाएगा 75:80। ठीक है, कैसे कटेगा ये 15:23। ठीक है,
अब दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हो सकता है। अब पहले वाले का अंकित मूल्य 15 से कटना चाहिए, दूसरे वाले का कितना से कटना चाहिए, 16 से। ठीक है, या तो फिर आप देखिए 20 की छूट और 25 की छूट, मतलब 20% ऑफ x बराबर 25% ऑफ y, ये आपका सवाल है। तो x इज टू y बराबर कितना हो जाएगा, 25:20। अच्छा, 25 5 चौके 20, मतलब रेशियो क्या है, 5:4 का, 5:4 का। अब यहां पर आपको ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। जैसे ही आपको छूट की बात करता है आपके दिमाग में ये वाला लाना, जबकि ये नहीं आना चाहिए सवाल में। ये मामला क्या है, 80% और 75% उसका विक्रय मूल्य है। उसने विक्रय मूल्य को बराबर कहीं नहीं बोला है। वो क्या बोल रहा है, 20 की छूट 25 की छूट के बराबर है। मतलब बराबर क्या है, छूट बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर नहीं। मतलब ये वाला जो मामला है ये मामला गलत है। आपको सवाल को ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना। अब देखिए, हो सकता है आपको वैल्यू किसी की नहीं दी गई है, अब आपको इमेजिन करना है। जैसे देखिए 5 बड़ा वाला, ये इसको अगर मैं लूँ तो यहाँ 20 का गुणा हो रहा है तो 20 का गुणा यहाँ भी होगा, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ये हो नहीं सकता। सभी में 100 दिया हुआ है, सभी में 100 दिया हुआ है। ये देखिए सभी में 100 दिया हो, तो इसको अगर मैं 100 मान लूँ तो 100 का मतलब 20 हुआ। यहाँ अगर 20 का गुणा होगा तो यहाँ भी 20 का गुणा होगा, मतलब ये कितना होना चाहिए, 80। मतलब ये 100 तो ये वाला 80। यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यहाँ रेशियो 5:6 का है, गलत है। ये 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ रेशियो 5 और 2 का है, ये भी गलत। ये 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 3 6, यहाँ रेशियो 5 और 3 का है, ये भी नहीं हो सकता। ये 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यहाँ रेशियो 5:4 का है, हमारा रेशियो भी 5:4 होना चाहिए। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 20 पुरुष एक काम को 5 दिनों में, 24 महिलाएं भी इसे 5 दिनों में। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी कितने दिन है, 5 दिन, ये भी कितने दिन है, 5 दिन। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 20 मेल है ये 24 फीमेल के बराबर। ठीक है, 30 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य को पूरा करने के लिए कार्य शुरू करते हैं, तो उसे कितने दिनों में करेंगे। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर मेल और फीमेल की जो रेशियो है वो कितनी है, 24:20। ठीक है, इससे कटेगा 4 छांग 24, 4 पंचे 20। मतलब एक पुरुष एक दिन में 6 काम करता है और एक महिला एक दिन में 5 काम। ठीक है, तो काम कितना है, अभी मैं इसको डायरेक्ट से नहीं बता रहा हूं। कार्य कितना हो जाएगा, 20 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 5 दिनों। मतलब 20 गुणे 6 गुणे 5, 5 छक्का 30, 3 दूनी 6, मतलब टोटल वर्क कितना है, 6। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, काम कराना किससे है, काम कराना है 30 पुरुष और 12 महिलाओं से। मतलब जो एक दिन का कार्य है, तो एक दिन का कार्य कितना है, 30 गुणे 6 प्लस 12 गुणे 5, मतलब ये 180 और ये 60, कितना हो जाएगा, ये 180 प्लस 60 बराबर कितना है, 40। तो दिन कितने लगेंगे, तो दिन बराबर हो जाएगा 600/40। इससे ये कैंसिल, 6 हम 60, 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 5/2 दिन या 2 ये आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक से। यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, देखिए 20 मेल इक्वल टू कितना है, 24 फीमेल। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, 5 मेल बराबर 6 फीमेल। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या बोल रहा है, 30 मेल और कितना है, प्लस 12 फीमेल। अब देखिए 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, अगर 5 मेल 6 फीमेल के बराबर है तो 30 मेल कितनी फीमेल के बराबर हो जाएगा,
भाई 5 छक्का 30 तो 6 छाम 36, इसको आप 36 फीमेल तो लिख सकते हो। 36 फीमेल 12 फीमेल बराबर कितना है 48 फीमेल। अब देखिए 24 फीमेल काम को 5 दिनों में कर रही हैं, तो 48 फीमेल कितने दिनों में करेंगे, काटेंगे तो 2, और 5/2 का मतलब है 2 लग गया। यहां से भी इसको कर सकते थे। देखिए सवाल आया, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं। 5 मेल बराबर 6 फीमेल है। अब इसको आप देखिए कैसे कर रहे हो आप, 30 मेल और प्लस 12 फीमेल। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 मेल बराबर 6 फीमेल बराबर 5 मेल है, तो 12 फीमेल बराबर कितनी मेल हो जाएंगे, 10 मेल हो जाएंगे। ये मेल है, तो 30 मेल प्लस 10 मेल बराबर कितने मेल हो गए, 40 मेल। ये अलग है सवाल पे, ठीक है। अब आप देखिए 20 मेल कर रहे हैं 5 दिनों में, तो 40 मेल कितने दिनों में, 30 दूनी 40, 5/2 मतलब उत्तर कितना है 2.5। ठीक है, बेसिक से सवाल ये है। डायरेक्ट अगर आपको सवाल लगाना है तो चाहे आप फीमेल से पकड़ लीजिए चाहे आप मेल से पकड़ लीजिए, ठीक है। सवाल लगाने का तरीका वही है। ये वाला तरीका आपको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ये डाटा मैच हो जाए। अभी ये जो डाटा मैच हो रहा है कि 5 बराबर 6 है, तो 5 छक्का 30 या 6 दूनी 12, ये डाटा हर सवाल में मैच हो ये आवश्यक नहीं है। तब आपको यही तरीका काम में आने वाला है, बेसिक वाला। तो बेसिक जानना तो जरूरी है, लेकिन अगर डाटा मैच हो रहा है तो बेहतर ये है कि आप सवाल को डायरेक्ट लगा लीजिए। बात करते हैं अगले सवाल। मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले 5% की दर से कुछ ऋण लिया। 2 वर्ष के अंत में 7,05,600 रुपए का भुगतान करके अपना ऋण चुकाया। मतलब ये बात किसकी है, मिश्र। ये बात है अमाउंट, ठीक है। अब देखिए मामला है 5% का। 5% का मतलब कितना होता है 1/2, मतलब पूरी कहानी है 20 से, ठीक है। अब कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की, मतलब ये मामला हो जाएगा। मतलब पूरी कहानी है 400 से 441, ये पूरी कहानी, ठीक है। अब ये जो 441 है ये बराबर है 7,05,600, ठीक है। अब ये देखिए अगर मैं देखूं ये 1 है और ये 6 है, तो 6 कम 6, 6 चौके 24 हो नहीं सकता, 16 होना चाहिए। 16 1 कम 16 की 6 हासिल आई 1, 16 चौके 64, 1 65 की 5 हासिल आई 6, 16 चौके 64 और 6 70, देखिए कट रहा है। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, बस इसी 1600 का गुणा आप इसमें मार दीजिए। तो 16 चौके 64, 64 2 जीरो इसके और 2 ही जीरो इस, मतलब धन कितना लिया गया था 6,40,000 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ है नहीं, देखिए 441, 7,05,600, एक नजर हमको ये मार लेनी चाहिए। भाग देना तो आखिरी विकल्प है ही हमारे पास, लेकिन एक नजर हमें ये माननी चाहिए। देखिए 1 है, ये 6 है, जीरो को भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि जीरो तो तभी आएगा जब जीरो का गुणा करोगे। तो 6 या तो 1 में 6 का गुणा होगा तो ही 6 आ सकता है, या 16 का हो, या तो फिर 26 का हो, या तो फिर 36। अब आप देखिए मैंने 6 का गुणा किया तो 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 आना चाहिए, मतलब ये मामला नहीं है। 16 का किया तो 16 1 कम 16, 6 हासिल आई 1, 16 चौके 64, 1 65 की 5 हासिल आई 6, 16 चौके 64 और 6 70, मतलब मेरा मामला फिट बैठ गया। मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 16, और 2 जीरो उधर लगे थे इसलिए हमने कितना कर दिया 1600, और वहां 1600 आ गया तो इसमें और गुणा सीधे सीधे मार सकते हो, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 5:6 है, दोनों क्रमशः 200 और 300 रुपए बचाते हैं, तो ए का वेतन कितना है। बढ़िया सवाल है और बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें आपको दिया गया हो प्रथम अनुपात, फिर दिया गया हो द्वितीय अनुपात, और फिर दिया गया हो, मतलब जैसे मान लीजिए ये दिया गया है ए अनुपात बी, ये दिया गया है सी अनुपात डी, और अंतर है एक्स,
वाई का। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब जैसे ये क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा हो उसको घटा दीजिए, और इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स, बस बड़े वाले में से छोटे वाले को आपको घटा देना है, बस यही बात ध्यान रखनी। अब देखिए यहां पर भी आपको ए और बी दो लोग हैं, इनकी आय का रेशियो आपको दिया गया है। आय कितनी दी गई है, 4 और 5, ठीक है। व्यय कितना दिया गया है, व्यय दिया गया है 5 और 6। अब आय और व्यय के बीच का जो अंतर है वही तो होता है बचत, ये अंतर ही तो है। ये जो बचत है यहाँ अंतर लिखा हुआ है, वास्तव में ये क्या है, बचत है। तो बचत कितनी दी गई है, ये है 200 और ये है, बस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए 5 25, 6 चौके 24, मतलब 25 माइनस 24 बराबर, इसको देखिए 5 तिहाई 15, 6 दूनी 12, बड़ा वाला मतलब 1500 माइनस, तो ये एक बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 1200 घटेगा। अब आपसे पूछा क्या है, एक का वेतन, इसका वेतन आपसे पूछा जा रहा है। एक की वैल्यू 300 है तो 4 की वैल्यू 4 गुणे 300, मतलब उत्तर हो जाएगा 1200 रुपया दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवाल जब भी आते हैं, चाहे वो भिन्न से संबंधित हो, चाहे वो आयु से संबंधित हो, चाहे वो आय और व्यय से संबंधित हो, जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको केवल दो चीजें देखनी है, प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात ये आपको दिया रहेगा, और अंतर आपको दिया रहेगा। आपसे या तो इसकी वैल्यू पूछी जाएगी या इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, या दोनों के मिलाकर के वैल्यू पूछ ली जाए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 4, 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, एक अंतर दिनों वाला मामला है, ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन, ए चौथे दिन, ठीक है। इसी क्रम में कार्य को पूरा करते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 175%, ये एक नई बात मिल गई है। कार्य जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 100%, लेकिन यहां पर आपको कितना निकालना है, 175, और 175% की वैल्यू कितनी होती है इसको भी आप समझिए जरा सा। 175% का मतलब हुआ 175 बटे 100, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, मतलब आपका जो टोटल काम है वो कितना है, 4, लेकिन आपसे यहाँ पर कितना काम वो पूछा जा रहा है, 7 का, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए ए बी और सी तीनों का टाइमिंग दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है, इसका 4, इसका 8 और इसका 16, तीनों का एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ा डाटा 16 है, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी 16 में 4 का भाग दिया 4, 16 में 8 का भाग दिया 2, 16 में 16 का भाग दिया। अब अगर ये तीनों मिल करके काम करें तो 4 2 6 1 7 काम, लेकिन अब एकांतर दिनों का काम है, इसलिए इसमें कितना काम लगेगा, 3 दिन, और बराबर कितना है 1। अब देखिए काम उसको 16 तो करना नहीं है, काम करना है इस 16 का 7 बटे 4, मतलब 16 गुणे 7 बटे 4, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, मतलब उससे जो काम कराया जा रहा है इन सब से मिलाकर के वो कितना काम कराना है, 28 का। अब आप देखिए ये मामला कितने का है, 7 काम का, तो अगर मैं 28 में 7 का भाग दूं तो 7 चौक 28, मतलब टोटल कितनी यूनिट काम होगा, 4 यूनिट। कितनी यूनिट काम होगा, 4 यूनिट, मतलब 4 ही दिन ए करेगा, 4 ही दिन बी करेगा और 4 ही दिन सी करेगा, और एक यूनिट कितने दिन के बराबर है, 3 दिन के, तो 4 गुणे 3, मतलब टोटल काम होने में टाइम लगेगा 12, ठीक है। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि पहले हम 100% निकालें, मतलब पहले हम 16 काम का निकालें और फिर हम 75% निकालें, तो ये बेवकूफ़ी वाला मामला हो जाएगा, इसलिए आप सीधे पहले ही उसको 175% कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है, स्कूल में 3420 छात्र हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब आप देख लीजिए, लड़के और लड़कियों का अनुपात मतलब बॉयज 7 है, गर्ल्स 11 है, और ये टोटल मिला करके कितने हैं, 3420, मतलब 18 बराबर है
3420 सीधे सीधे काटते हैं। 18 कम 18, 18 कम 18, 16, 162, 9 बार। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, कितनी लड़कियां हैं, इनकी संख्या पूछी जा रही है। तो 11 गुणे 190, 11 नहीं है 99, 11 कम 11 और 9 20, ये जीरो और बढ़ा दीजिए, उत्तर हो जाएगा 2090। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत ही रेशियो का बहुत ही बेसिक सवाल कहा जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। एक वस्तु की कीमत में 5% और 5% की दो क्रमिक वृद्धियां निम्नलिखित में से किस एकल वृद्धि के बराबर है। अब देखिए दोनों ही वृद्धि हैं, फिर वही मामला आ गया यहाँ पर। कौन सा वाला, जो हम ये पढ़ते हैं a + b + ab अपॉन 100 का परसेंट। और चूंकि दोनों ही वृद्धि है तो माइनस का तो कहीं सवाल ही नहीं है, तो माइनस का कहीं सवाल ही नहीं है। तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू भी है 5, और 5 गुणे 5 5 5 10 प्लस 25/100, ये 100 काटेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा 10.25%। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4। जब कभी भी 2% वृद्धियां या 2% कमियां या 1% वृद्धि और 1% कमी दे करके मामला अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो आपको सवाल को डायरेक्ट इसी फॉर्मेट से उठाना है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला 10,000 रुपए के बिल के लिए 30% की छूट और 22% और 8% की दो क्रमिक छूट। देखिए ये 30% है, ये 22 और 8%, ये दोनों मिला के 30 के बराबर होगी। ठीक है, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी ऐसा मामला आ जाए जहां पर दोनों छूटें जो है बराबर हो रही हो तो हमें करना क्या है। तो हमें करना ये होता है कि देखिए एक तो 30% के बराबर है ही है, दो अलग अलग वृद्धियां दी हुई हैं, तो जब दो अलग अलग दी हुई हैं तो हमें a + b या भी जो हमने फॉर्मूला यूज किया और प्लस a + b ab अपॉन 100 वाले फॉर्मूले का यूज कर लेना। देखिए ये तो 30 है, ये 30 है। दूसरे वाला मामला है 22% और 8%। अभी मैं इस रुपए को भूल जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे को प्रतिशत अंतर पूछा होता तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b माइनस ab अपॉन, यही तो होती है दोनों छूट। अब ये देखिए 22 + 8 माइनस 22 गुणे 8/100, और ये कितना हो जाएगा 30, और 22 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 दशमलव, ये 100 है, 100 को हटाएंगे तो 1.76। अब ये भी 30 है, ये भी 30 है। अब इन दोनों के बीच का जब अंतर पूछेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो अंतर आएगा वो ये आएगा। मतलब कितने का अंतर आएगा, 1.76%। अब यहां पर सवाल को ये सब कुछ लगाने की आवश्यकता है क्या। जब कभी भी आपको मामला इस तरह का दिखे कि यहाँ पर एक छूट इन दोनों छूटों के योग के बराबर है, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा ही इन दोनों के गुणनफल बटे 100% के बराबर होता है। अब देखिए मामला कितने का था, 10,000 रुपया का, तो 10,000 का 1.76% आपको निकालना है। तो अब आप कर दीजिए भाई, ये है 10,000 गुणे 1.76/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो इस दशमलव को कैंसिल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 176 रुपए। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ₹2 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 26 किलो अपरिष्कृत नमक को ₹3.6 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 30 किलोग्राम वाले अपरिष्कृत नमक के साथ मिलाता है। यदि वह उस मिश्रण को ₹3 प्रति किलोग्राम पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, डाटा थोड़ा सा अगर छोटा करना है तो जो हमारी मात्रा है उसको मैं रेशियो में बदल सकता हूं। ठीक है, अब आप देखिए ₹2 मूल्य का 26 किलो खरीदा गया, यही है ₹2 मूल्य का 26 किलो। 3.6 रुपए के मूल्य का कितना किलो है, 30 किलो।
अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये कितना है 13 और ये कितना आ जाएगा, तो इसका जो सीपी है, सीपी कितना हो जाएगा देखिए 2 गुणे 13, मतलब ये कितना हो जाएगा 26 रुपया। 3.6 गुणे 15 प्लस 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 9 54 रुपया। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो सीपी कितना है, ठीक है। अब आप देखिए जो एसपी है, मतलब जो विक्रय मूल्य है, ये टोटल क्वांटिटी है 15 13 28 है। 28 और गुणे कितने रुपया है 3 रुपया, मतलब ये कितना है। तो अब जो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो लाभ कितना हो रहा है, तो जो लाभ प्रतिशत है वो हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत वो कितना हो जाएगा 4/80, मतलब ये हो गया 20, 20 पंचे 100, मतलब उत्तर हो जाएगा 5% दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप इसको अगर 26 मान के भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत जो आती वो ये आती 26 दूनी 52, 36 त्याई 108, 108 और 52 कितना हो जाता है 160 रुपया। फिर इसको भी आपको 56 किलो लेना पड़ता, तो फिर 56 त्याई आप निकालते तो 168 रुपया आ जाता। 152 और 68, सॉरी 160 और 168, लाभ निकलता 8 रुपए का, 160 रुपए, ठीक है। यहाँ तो खैर डाटा नहीं कटा, कई बार डाटा ऐसा रहता है ये बहुत छोटे छोटे डाटा हो जाते हैं, 2 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, तो हम बड़े डाटा का इस्तेमाल क्यों करें। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो मात्रा होती है उसे हम अनुपात में बदल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत और बी प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है। तो ए और बी का मान गया, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ये कितना होता है भाई, ये होता है n इंटू एन प्लस 1, या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं n+1/2। तो 5 + 1/2 6/2, मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू तो है एक, ठीक है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के औसत का जो फार्मूला है वो होता है n+1/2। अब प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत जो क्या है पूर्ण वर्ग है। अब देखिए प्रथम 5, 1 2 और 3 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, ये दोनों तो होंगे नहीं। फिर कितना आ जाएगा 4, फिर कितना आ जाएगा 2 का, फिर 3 का, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 और फिर यही तो होगा, यही तो होगा। और इसमें मैंने आप लोगों को भी फॉर्मूला बताया था, इसमें भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था भाई, इसमें भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ था ना, घनों का औसत, वर्गों का औसत और प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या फॉर्मूला था, n+1 2n+1 अपॉन कितना, अब n की वैल्यू तो 5 ही है, तो कितना हो जाएगा 5 + 1, 2 गुणे 5 + 1 और बटे कितना 6, 5 1 6 गुणे 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 6, 6 और 6 कैंसिल, कितना बचेगा 11, मतलब a की वैल्यू ये b की वैल्यू आ गई, b बराबर कितना आ जाएगा 11। अब आपसे पूछ ही रहा a और b का औसत, तो a का और b का जो औसत होगा वो कितना होगा a + b/2, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 11/2, मतलब 14/2, मतलब उत्तर हो जाएगा 7 दिया गया है ऑप्शन पर 2 में। सिंपल फॉर्मूला है कि प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। अगर घनों का पूछ ले, घनों का पूछ ले, घनों का लिख लीजिए, चाहे इसको भी आप घनों का औसत भी, घनों का औसत कितना हो जाएगा n
n+1 का होल स्क्वायर बटे 2 ये अंदर। ठीक है, ये n प्रथम n प्राकृत घनों का औसत, संख्याओं का औसत ये हो जाएगा, वर्गों का औसत ये हो जाएगा, घनों का औसत ये हो जाएगा। आप इसे फॉर्मूले के फॉर्म में चाहो तो लिख भी लो। बात करते हैं अगले सवाल की। एक व्यापारी 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 27 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाए मिश्रण की कीमत 25 हो जाए। देखिए बहुत बेसिक सा सवाल है। ये है 18 रुपए वाला मिश्रण का ही सवाल है, दूसरा है 27 रुपये वाला, मिलाने के बाद जो बन रहा है वो बन रहा है 25 रुपये वाला। करना क्या, बस घटा देना है, बड़े में से छोटे को 27 में से 25 को घटाया तो 25 में से 18 को घटाया तो 7, मतलब रेशियो हो जाएगा 2:7 दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर ए। मिश्रण का बहुत ही बेसिक सा सवाल। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक बेलनाकार मीनार का व्यास, ध्यान दीजिएगा त्रिज्या नहीं है, क्या दी हुई है, व्यास, और ऊंचाई क्रमशः आज एक्चुअल में गला भी बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही होगी। क्या बोल रहा है सवाल, व्यास और ऊंचाई 10 और 21 मीटर है, प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र सतह बेलन की और ये व्यास, ये तीन चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, अब देखिए जब मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूं बेलन के, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है 2πr। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो d है, d बराबर कितना दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है 10, मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2, मतलब कितनी, और h की वैल्यू पहले से ही उसने दे रखी है 21, बस आप पेस्ट कर दीजिए। रगने का जो खर्चा है वो कितना है 8, पाई में वैल्यू है नहीं, रुपीज में वैल्यू दी गई है। तो अब देख लीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू है 5 गुणे h की वैल्यू है 21। ठीक है, और गुणे रगने का खर्चा कितना है 8, इतना सा सवाल है। अब आप इसको काट कूट लीजिए, वैसे उत्तर आ जाएगा 7 त्रिक 21। अब देखिए 5 दूनी 10, 22 तिहाई 66, 10 अट्ठे 80। देखिए मैं कैसे गुणा करूंगा, 2 पंचे 10, 22 तिहाई 66 और 2 पंचे 10 अट्ठे 80, ये हो गया। 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 4 52, 5200। ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4। लग गया सवाल। ठीक है, अब आप इसमें ये मत करिएगा कि पहले मैं वक्र पृष्ठ निकालूं और फिर उसमें 8 में गुणा करूं। क्यों भाई, गुणा तो करना ही है तो साथ में ही कर दो, क्या प्रॉब्लम है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है एक व्यक्ति ने 25 रुपए प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। ध्यान दीजिएगा किस पर बेच दिया, क्रय मूल्य पर बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहां हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी क्रय मूल्य पर बेचना आए तो जितना लाभ कमाना है उतना ही पानी मिलाना है। लाभ प्रतिशत बराबर होती है पानी की। ठीक है, अब आप देख लीजिए दूध कितना है 25 लीटर, पानी कितना है 5 लीटर, और यही आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो सीपी प्रॉफिट कितना है 5, सीपी कितना है 25 और गुणे कितना 25 चौके 100, उत्तर कितना हो जाएगा 20। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। इस ₹25 की इस सवाल में कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपसे प्रतिशत पूछा गया। हाँ, रुपए में पूछ लिया गया होता तो 25, पानी भी तो 25 रुपए के हिसाब से बिकेगा,
रुपए में पूछ लिया गया होता तो 125 रुपए का लाभ हो जाता, तब हमें 25 की आवश्यकता होती। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर दूध और पानी के सवालों में पानी मिला करके दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए तो जितना लाभ कमाना है उतना ही पानी मिलाना है, मतलब लाभ प्रतिशत और पानी की मात्रा बराबर होती। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है एक धनराशि 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता तो इस धनराशि पर 3133 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होगा, मतलब दोनों के अंतर की बात हो रही है। बढ़िया सवाल का, बढ़िया सवाल का। सवाल बढ़िया क्यों कहा जाएगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले वाले में जो दर है वो है 20% और समय जो है वो कितना है 2 वर्ष। डाटा की प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, सिर्फ लास्ट में डिफरेंस दिया गया। दूसरे वाले में जब अर्धवार्षिक हो जाता है मामला, जब किसका हो जाता है अर्धवार्षिक का, तो अब ये दर कितनी हो जाएगी 10% और समय कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष। अब जब 2 वर्ष का मामला रहता है, जब मामला 2 वर्ष का रहता है तो कहानी बनती है 2 और 1 की। अब आपको और तो कुछ दिया नहीं है तो 20 पे ही काम चलाना पड़ेगा। तो पहले वाले में है 20%, अब इस 20 का 20% कितना होगा 4%, मतलब यहां पर जो कहानी है वो कितनी है 40 और 4 एकम 4, मतलब यहां पर जो कहानी है वो कहानी है 44। ये है मामला। लेकिन जब मैं बात करता हूं 4 वर्ष की तो 4 वर्ष में कहानी क्या बनती है भाई, 4 वर्ष में कहानी बनती है 4 6, सॉरी थोड़ा दूर दूर लिखिए, 6 6 4, ये कहानी बनती है। अब यहां के लिए तो ये 20 ही है, 20% का 20% 4% होगा, 4% का 20% कितना होगा 20 चौक 80 और 0.8 का 20%, 0.8 का 20% कितना हो जाएगा भाई 0.8 का 20%, 8 दूनी 16, 0.16%। तो आप ऐसे समझिए, देखिए ये 20 था तो 20 का 20% आप निकालोगे तो ये होगा 1 2 1 2, ये 4% आ गया। 4% का 20% निकालोगे तो ये होगा 20 पंचे 100। अब इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.8, इसका 20% आप निकालोगे तो ये होगा 20 पंचे 100, इसका भाग देंगे तो 0.1, मतलब यहां जो कहानी है वो कितनी है, ओह सॉरी 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 सॉरी, पूरा सवाल ही मैंने गलत कर दिया। यहां तो 10 हो गई है तो पहले वाले में कितनी हो जाएगी 10%, फिर 10 का 10% 1%, फिर 1 का 10% 0.1%, फिर इसका भी 10% 0.01। ये बन गई कहानी हमारी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए जो फर्क है वो क्या है। देखिए 10 चौके 40 प्लस 6 कम 6 प्लस 4 कम 4 प्लस 0. अब इसको जोड़ेंगे तो 40 6 46.41, और इन दोनों का जो फर्क है, इन दोनों का जो फर्क है जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2.41% की वैल्यू दी है 3133। ये है आपका सवाल। ठीक है, सवाल जो आपका बन गया वो क्या बन गया कि 2.41% बराबर है 3133 रुपया धन पूछा हुआ है, मतलब 100% की वैल्यू आपको निकालनी। अब देखिए आप, ये 1 है ये 3 है, ठीक है, तो या तो 3 से गुणा होगा या तो 13 से गुणा होगा। तो 13 एक कम 13, 3 हासिल आई 1, 13 चौके 52, 52 1 53 की 3 हासिल आई 5, 13 दूनी 26 और 5 31। ठीक है, मतलब इसको जब आप दशमलव को हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा ये वाला मामला, इसको जब आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 1300।
तो ये किसकी वैल्यू है? 1% की, 1% की। तो 100% की वैल्यू बस दोनों में बढ़ा दीजिए, तो 1300 था ही, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये आपका उत्तर, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझने की जरूरत है यहाँ पर कि ये जो 3133 रुपए है, ये वास्तव में दोनों चक्रवृद्धि ब्याजों का फर्क है। 20% 2 वर्ष, 10% 4 वर्ष, पूरी कहानी ये है, ठीक है। अब जिस बच्चे के समझ में थोड़ा सा भी आएगा वो ऐसे भी कर सकता था सवाल को। देखिए यहाँ पे ये 40 और ये 40, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। फर्क यहाँ पर आता है, ये 4% है और ये 6% है, 2% यहाँ पर और 0.41% यहाँ पर। लेकिन आप इसको ऐसे न करके ऐसे भी कर सकते थे, 44 निकाल लिया, ये 46.41 है, फर्क कितना है? 2.41%। 2.41% की वैल्यू 3133 है। गुणा करेंगे, 1 है 3 है तो या तो 3 से या तो 13 से, 13 से मैंने गुणा किया, मामला फिट बैठ गया। दशमलव हटाया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1300 रुपए। तो 100% की वैल्यू दोनों तरफ 2 जीरो बढ़ा दिए, 1300 में 2 जीरो बढ़ा दिया, तो उत्तर कितना आ गया? 1,30,000 रुपया। बढ़िया सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए, यहां भी ध्यान दीजिए, ये भी 50 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 50 किलोमीटर की दूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दूरी, और जब दूरी समान है तो औसत चाल उसको कितनी चाहिए? 30 किलोमीटर। तो औसत चाल जो होती है वो होती कितनी है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये होती है। अब देखिए इसकी औसत चाल 30 पहले से दे दी गई है। यहां के लिए 2 के लिए x की वैल्यू है 25, y की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये कितनी है? 25 प्लस, ये कहानी। अब अगर मैं 30 का गुणा इसमें मारूं तो ये कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 75, 750 प्लस 30y बराबर 25 दूनी 50, ये 50y हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का फर्क कितना है? 20y, और 20y बराबर है 750, कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 75/2, मतलब उत्तर हो जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है। इस सवाल को पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि पहले भी दूरी 50 किलोमीटर तय की जा रही है और बाद में भी दूरी 50 किलोमीटर तय की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी समान है, और दूरी समान है तो औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमें बोल रहा है, राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी d के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है, ठीक है। फिर 2d के बराबर दूरी के लिए, देखिए d और 2d, मतलब आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले की दूरी को आप 1 मान लीजिए, दूसरे को आप 2 मान लीजिए। 100 किलोमीटर की चाल से पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या है? अब देखिए इसको मैं मान लेता हूं 1 और इसको मैं मान लेता हूं 2, ठीक है, 100 200 जो भी है, तब रेशियो 1 और 2 का, यहां दूरी पर बराबर नहीं। यहां मैंने आप लोगों को जो औसत चाल का फॉर्मूला बताया था, औसत चाल बराबर क्या होता है? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस so on बटे d1 अपॉन स्पीड 1 प्लस d2 अपॉन स्पीड 2 प्लस d3 अपॉन स्पीड 3 प्लस, ये कहानी है आपकी। अब देखिए पहली दूरी है 1, दूसरी दूरी है 2। पहली दूरी के लिए चाल कितनी दी गई है? 75। दूसरी दूरी के लिए चाल कितनी दी गई है? अब 75 और 100 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। मतलब यहां मामला कितना हो गया? 3 बटे इसका एलसीएम कितना हो गया? 150। 75 नहीं 150 का है तो 300 ना आएगा। 25 त्याई 75, 25 चौके 100, 100 त्याई 300, 300 आएगा 300। अब देखिए 75 में 4, 4 एक कम 4, 3 3 दूनी 6। अब ये पूरा मामला कितना हो जाएगा? 3 गुणे 300 बटे 6 और 4, ये कैंसिल, उत्तर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति, ठीक है। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3, ठीक।
कोई सवाल में दम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहां पर सवाल को किस तरीके से डील करना है। यहां पर टी डी और 2D का मतलब ही उसने ये बोला कि पहले जो दूरी है दूसरी दूरी उसकी डबल है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या मतलब HCF की बात हो रही है, सब जिससे जब संख्या 1658 और 2038 को विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः 7 और 6 प्राप्त होता है। सबसे बड़ी संख्या जैसे ही आ जाए तो हमें निकालना क्या है, अब ये शेष भी बच रहा है तो सबसे पहले तो आप संख्याओं में इस शेष को घटा दीजिए। 1658 में शेष 7 बच रहा है, तब इसमें 7 घटाना है। 2038 में शेष 6 बच रहा है, मतलब इसमें 6 घटाना। देखिए 8 में से 7 चला गया 1, ये हो जाएगा 1651। 8 में से 6 चला गया 2, मतलब ये हो जाएगा 2032। अब आपको इन दोनों का HCF और बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं, आप इन दोनों को घटा दीजिए। 2 में से 1 चला गया, 2 में से सवाल तो यही था ना 2038, ठीक है यही तो घटेगा। 2 में से 1 चला गया 1, 13 में से 5 चला गया 8, 19 में से 16 चला गया 3। मतलब या तो ये सबसे वह बड़ी संख्या 381 होगी और या तो 381। अब 381 किसी से कट सकता है, 381 से छोटी होगी, इसी का कोई गुणनखंड। 8 3 11 1 12, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब कटेगा क्या, 7 1 कम 7 57 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 11 कम 11 17 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। मतलब इसका उत्तर 127 होना चाहिए, दिया हुआ है, दिख रहा है हमें, दिख रहा है हमें कितना होगा उत्तर 127। जब कभी भी सबसे बड़ी संख्या से रिलेटेड सवाल आ जाए समझ लीजिए कि मामला किसका है, HCF का। शेष बचा रहा है तो वो शेष हमने कर दिया। यही दोनों संख्याओं का पूछ लिया होता, ये भी सवाल पूछा जा सकता था। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 1651 और 2032 विभाजित हो जाए, ठीक है, तब भी आपको सवाल यही लगाना था। बात करते हैं अगले सवाल, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम। सभी अभाज्य गुणनखंड, पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे और बढ़िया डाटा दिया हुआ है। डाटा क्यों बढ़िया दिया हुआ है, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं 2310। पहले तो मैं इस जीरो को अलग करूं क्योंकि इसका मतलब होता है 2 गुणे 5। अब मेरे पास बचा 231, 3 2 5 1 6, 3 से कटेगा तो 3 गुणे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते। अब 77 किससे कटेगा, 7 गुणे 11। मतलब अगर मैं इसके गुणनखंड की बात करूं तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 11। ठीक है, मैंने अलग अलग क्यों कर दिया, आप अगर काटने बैठोगे तो पगला जाओगे भाई, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जीरो का मतलब ही होता है 2 गुणे 5। डबल जीरो होता तो मैं 4 गुणे 25 कर देता, 3 जीरो होते तो मैं 8 गुणे 125 कर देता, मतलब 2 की घात 3 गुणे 5 की घात। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि अभाज्य गुणनखंड ये है। सवाल बोल रहा है योग से, तो इनका जो योग है, इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 10 7 17 11 28, योग है 28। अब इस योग से एक कम है तो इससे कम ये प्लस करना है, एक्चुअली ऐसे करना, एक कम है, एक कम है मतलब उत्तर होना चाहिए 28। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4, दिया गया है किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर काफी बढ़िया कहा जाएगा, नंबर सिस्टम में भी अच्छे सवाल पूछे गए, सीआई में भी अच्छे सवाल आया, एवरेज में भी बढ़िया सवाल दिया गया, एलिगेशन में भी एक अच्छा सवाल था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बढ़िया सवाल था। मतलब पेपर मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर का था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जो सवाल आए हुए हैं उनको बेसिक के साथ जल्द से जल्द आप सवालों को कैसे ट्रीट कर सकते हो वो तरीका हम आपको बता सकें। मुझे ऐसा ही नहीं पूरा भरोसा है
कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी बहुत पसंद आएगी। मैं कहाँ तक सही हूँ ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।